स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा डाकेज नीट बायोलॉजी। और आज के इस सेशन में हम लोग सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th से। और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं पुष्प में, उसकी संरचना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम सामान्य रूप से कह रहे हैं एंड्रोशियम। एंड एंड्रोशियम मुख्य रूप से आप याद रखिए दो भागों से निर्मित होता है, एंथर अथवा आप उसको कह रहे हैं पुमंग कहते हैं। और यहाँ पर हम मुख्य रूप से स्टडी करेंगे जो एक इकाई है एंड्रोशियम की पुमंग की संरचना का हम अध्ययन करते हैं। और फिर तत्पश्चात हम अध्ययन करते हैं पुंकेसरों की संरचना का। तो यहाँ पर देखिए, जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पुष्पीय पौधों में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ रहे हैं तो ये मुख्य रूप से याद रखिए एंड्रोशियम, मुख्य अंग तथा एंड्रोशियम की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। ये याद रखिए, जब आप एंड्रोशियम की संरचना पढ़ते हैं अथवा इसकी एक इकाई पुंकेसर आप याद रखिए मुख्य रूप से दो भागों से निर्मित है। यह भाग तंतु तथा इस भाग को हम कह रहे हैं एंथर। एंथर आप याद रखिए दो पाली युक्त संरचना होती है तथा एंथर के प्रत्येक पाली में दो बीजाणुधानियां उपस्थित होती है। इस प्रकार जब आप एंथर की संरचना पढ़ते हैं तो एंथर में आप याद रखिएगा मुख्य रूप से यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं एंथर दो पाली युक्त संरचना तथा चतुष बीजाणुज अर्थात चार बीजाणुधानियां इसमें उपस्थित होती है। या सामान्य रूप से आप याद रखिए एक वर्ड आप यूज करते हैं इंग्लिश में, टेट्रास्पोरेंजिएट संरचना होती है। जब आप इस तंतु की संरचना पढ़ते हैं तो तंतु में आप याद रखिए तंतु में मुख्य रूप से, ये लास्ट क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं कि तंतु का वह सिरा जो पुष्पासन अथवा दल की तरफ उपस्थित है उसे हम समीपस्थ सिरा कहते हैं। जो एंथर से संबद्ध है उस सिरे को आप कहते हैं तंतु का दूरस्थ सिरा। यहाँ पर मुख्य रूप से अब अपने को पढ़ना है कि एंथर की आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है तथा किस प्रकार इस एंथर में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब हम एंथर की संरचना पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो एंथर आप याद रखिए पुमंग भी कह रहे हैं इस संरचना को। आप एंथर जब हम पढ़ते हैं तो एंथर को आप मुख्य रूप से याद रखिएगा कि इसका निर्माण आर्कीस्पोरियल कोशिका द्वारा होता है। आर्कीस्पोरियल कोशिका द्वारा एंथर का निर्माण होता है। एंथर का निर्माण होने के पश्चात जब आप संरचना पढ़ते हैं, संरचना में मुख्य रूप से यहाँ पर हम एंथर की भित्ति तथा एंथर में उपस्थित लघु बीजाणु धानी का निर्माण व संरचना का अध्ययन करते हैं। अब सर्वप्रथम देखिए कि किस प्रकार से किसी पौधे के पुष्प में एंथर का निर्माण होता है। जब प्रारंभिक रूप में पुष्प बड अथवा कलिका के रूप में होता है उस दौरान एंथर आपका चतुष्टयी संरचना होती है
तथा समस्त कोशिकाएं इस एंथर में संरचना व कार्य में एक समान होती है। विभाजन के दौरान विभेदन की प्रक्रिया पाई जाती है और इस विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक कॉर्नर पर आपको याद रखना है, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक कोशिका मुख्य रूप से विभेदित होना प्रारंभ होती है। तो विभेदन की प्रक्रिया में जाते हैं। विभेदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एंथर के प्रत्येक कॉर्नर में एक कोशिका स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना प्रारंभ होती है तथा अन्य कोशिकाएं अविभेदित उसी रूप में रहती है। केवल एक कॉर्नर में हम इन कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये जो विभेदित कोशिका है, ये विभेदित कोशिका याद रखिए, इस विभेदित कोशिका को हम सामान्यतः कहते हैं आर्किस्पोरियल कोशा, या आप इसको कह रहे हैं हाइपोडर्मल इनिशियल। हाइपोडर्मिस की कोशिका है जिसके द्वारा अब एंथर के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रत्येक कॉर्नर पे यह हाइपोडर्मल इनिशियल कोशिका सामान्य विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में विभक्त होती है और परिणाम स्वरूप दोनों ही कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या हाइपोडर्मल कोशिका के समान अथवा आर्किस्पोरियल कोशिका के समान अर्थात द्विगुणित होती है। तो हाइपोडर्मल कोशिका याद रखिए द्विगुणित है। तत्पश्चात जो दो कोशिकाएं प्रत्येक कॉर्नर पे निर्मित होती हैं, इनमें से बाह्य कोशिका पैराइटल कोशा तथा आंतरिक कोशा को स्पोरोजिनस कोशा कहा जाता है। जो बीजाणुदानियां है, बीजाणुदानी का निर्माण याद रखना है। स्पोरोजिनस कोशिका बीजाणुदानी निर्माण के लिए उत्तरदायी है और पैराइटल कोशिका सतत रूप से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होंगी और विभाजित होकर पैराइटल कोशिका से याद रखना है एंथर की भित्ति का निर्माण होता है। और स्पोरोजिनस कोशिका याद रखिए, स्पोरोजिनस कोशिका मुख्य रूप से बीजाणुदानी, लघु बीजाणुदानी हम यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि इस बीजाणुदानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो लघु बीजाणुदानी का निर्माण करती है। ये मुख्य रूप से याद रखिए कि धीरे धीरे कलिका के द्वारा और कलिका के अंदर किस प्रकार से हाइपोडर्मिस ऊतक विभेदित होता है और विभेदन के द्वारा वो पूर्ण विकसित एंथर का व पुमंग की संरचना का निर्माण करता है। अब यहाँ पर हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं एंथर की भित्ति। एंथर की संरचना जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं उस दौरान आप याद रखिए, ये थोड़ा सेलुलर पार्ट, इसमें आंतरिक संरचना हम पढ़ रहे हैं, तो कोशिकीय संरचना को हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। जब एंथर की संरचना पढ़ रहे हैं तो याद रखिए आप अनुप्रस्थ काट अथवा ट्रांसवर्स सेक्शन का अध्ययन करते हैं और ट्रांसवर्स सेक्शन में प्रत्येक एंथर आपको 4 बीजाणुदानी युक्त संरचना के रूप में तंतु तथा ये इस तरह की संरचना आप बुक्स में भी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम क्लियर करते हैं। जब आप इसको डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर में आप याद रखिए 4 विभिन्न प्रकार के 4 कॉर्नर्स में आपको 4 बीजाणुदानियां स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अब इस संरचना में केवल एक कॉर्नर में हम इस कॉर्नर में विभिन्न प्रकार की स्तरों का अध्ययन करते हैं और बोर्ड में जो बच्चे अब प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों को भी यही है कि डायग्राम आप पूरा ड्रॉ करिए, बट जो सेल्स और बीजाणुदानी की संरचना है वो केवल एक कॉर्नर में अपीयर शो करिए, क्योंकि टाइम आपके पास एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इतना नहीं होता है कि पूरे समस्त एंथर की संरचना में आप 4 स्तरों का निर्माण प्रदर्शित कर सके। तो यहाँ पे देखिए 4 पालियां आपको स्पष्ट, 2 पालियां स्पष्ट अपीयर हो रही है, एक राइट और एक लेफ्ट। प्रत्येक पाली के कॉर्नर में एक एक बीजाणुदानी उपस्थित होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। मध्य में एक बंध्य ऊतक उपस्थित होता है। इस बंध्य ऊतक को अथवा स्टराइल ऊतक हम कहते हैं। बंध्य ऊतक मतलब वह ऊतक
जो कि बीजाणु जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, परंतु इसका कार्य केवल संवहन का होता है और निर्मित होने वाले बीजाणुओं को यह ऊतक जल तथा भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायक होता है। इस ऊतक को हम कहते हैं, यहाँ पर याद रखिए, इसे सामान्यतः हम कह रहे हैं बंध्य ऊतक, अथवा बंध्य ऊतक को ही आप यहाँ पर कह रहे हैं योजिका अथवा कनेक्टिव। तो कनेक्टिव नेम याद रख सकते हैं आप, या आप नाम याद रखिएगा योजिका। योजिका के द्वारा दोनों एंथर की दोनों पालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। अटैचमेंट ये किस रूप में, संवहन के रूप में, जल संवहन और भोज्य पदार्थ के संवहन के रूप में। अब यहाँ पर हम 4 भाग निर्मित करना, 4 जो सतह है एंथर की, जब आप संरचना पढ़ रहे हैं तो पहले ही कहा है कि एंथर की संरचना में हम सबसे पहले एंथर की भित्ति का अध्ययन करते हैं। एंथर की भित्ति याद रखिएगा 4 स्तरीय होती है, तथा बाह्य से आंतरिक की ओर जब हम इसे ड्रॉ करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे बाह्य भित्ति एकल स्तरीय है, और यह बाह्य भित्ति सामान्य रूप से आप बाह्य भित्ति को हमेशा एपिडर्मिस कह रहे हैं। यहाँ भी आप याद रखिए एंथर की जो बाह्य भित्ति है, इस बाह्य भित्ति को एपिथीशियम अथवा एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस आप याद रखिए एकल कोशिका है या एकल स्तर से निर्मित संरचना है। कोशिका में गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित याद रखिए, और दूसरा आप याद रखिए जो एकल स्तरीय एपिडर्मिस है, इसका मुख्य कार्य अन्य एपिडर्मिस के समान एंथर के आंतरिक संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करना होता है। एपिडर्मिस के पश्चात आप देखिए द्वितीय स्तर होता है। भित्ति का यह द्वितीय स्तर डंबल अथवा अंडाकार कोशिकाओं से निर्मित होता है, तथा यह लगभग 2 स्तरीय कोशिकाओं का विन्यास प्रदर्शित करता है। यह विन्यास यहाँ पे याद रखना है, 2 स्तरों से जुड़ा हुआ है, तथा 2 स्तरों से जुड़ के यह अंतःस्थिशियम का निर्माण करता है। तो आप अंतःस्थिशियम अथवा एंडोथीशियम कह सकते हैं, हिंदी में आप अंतःस्थिशियम कह रहे हैं। अंतःस्थिशियम का मुख्य कार्य आपको याद रखना है। अंतःस्थिशियम का मुख्य कार्य एंथर के अथवा इस पुमंग जब बर्स्ट होता है तो बर्स्टिंग में के द्वारा परागकण वातावरण में, बाह्य वातावरण जल हो सकता है या वायु हो सकती है, तो परागकण बाह्य वातावरण में विमुक्त होते हैं। तो एंथर के स्फुटन में आप याद रखिए, एंथर के स्फुटन में यह द्वितीय स्तर सहायक होता है। उसका मुख्य कारण है कि इस द्वितीय स्तर को आप कह रहे हैं एपिथीशियम बाह्य स्तर, दूसरा स्तर आपके पास है अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम में आप याद रखिए पुनः कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, तथा इन अंतःस्थिशियम की कोशिकाओं के भित्ति के मध्य बैंड नुमा संरचनाएं, फाइब्रस बैंड अथवा इलास्टिक के तंतु के समान संरचनाएं पाई जाती है। ये बैंड एक निश्चित अवधि तक वॉल्यूम, जैसे जैसे बीजाणुओं का निर्माण होता है, इस एंथर का जो वॉल्यूम है या आयतन है वो धीरे धीरे वृद्धि करता है, और एक निश्चित समय तक परिपक्व होते हुए एंथर में वॉल्यूम को सहन करने की क्षमता इन बैंड्स के कारण पाई जाती है। जैसे ही एक निश्चित अवधि के पश्चात परागकण अथवा बीजाणु, लघु बीजाणु पूर्ण रूप से परिपक्व होते हैं, बैंड यहाँ पर आपके ब्रेक होते हैं, और बैंड्स के ब्रेक होने के परिणाम स्वरूप यह जो भित्तियां हैं, चारों स्तर भित्ति के ब्रेक होके एक सूक्ष्म छिद्र अथवा स्लिट का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा परागकण वातावरण में अथवा बीजाणु, लघु बीजाणु वातावरण में मुक्त होते हैं। तो अंतःस्थिशियम में आपको केवल इतना याद रखना है कि द्वितीय स्तर लगभग 2 स्तरीय है, तथा इनकी कोशिकाओं के मध्य उपस्थित भित्ति में, भित्ति सेलुलोज से ही निर्मित होगी, पादप कोशिका है तो भित्ति में फाइब्रस बैंड्स उपस्थित होते हैं, और वो बैंड्स इलास्टिक के समान कार्यरत होते हैं और तन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं, तथा मुख्य कार्य इस सतह का है एंथर के स्फुटन में सहायता करना।
तत्पश्चात एक तीसरा स्तर आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तीसरा स्तर याद रखिए, जो एंथर की भित्ति है, एंथर की भित्ति का तीसरा स्तर मध्य स्तर कहलाता है। तथा यह स्तर मुख्य क्वेश्चन में आप इसमें याद रखिएगा, जो मध्य स्तर है ये 3 से 4 स्तरीय मोटा होता है। यहाँ केवल कुछ लेयर्स ही हम शो कर रहे हैं। सेकेंडली, ये जो स्तर है मुख्य रूप से स्टोरेज या संचयी क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि भोज्य पदार्थों का संचय इस क्षेत्र में या भित्ति की इस सतह में पाया जाता है। और ये सतह आप याद रखिए, कोशिकाएं चपटी पाई जाती है। ये स्तर तीसरा स्तर है, जिसे हम कहते हैं मध्य स्तर। मध्य स्तर में भी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होगी, तथा मध्य स्तर को सामान्य रूप से संचयी स्तर भी कहा जाता है, क्योंकि भोज्य पदार्थों का संचय, जो बीजाणुदानी में बीजाणु विकसित होते हैं, विकसित होने वाले बीजाणुओं को निरंतर भोज्य पदार्थ अथवा पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। वो पोषक पदार्थ आप याद रखिए मुख्य रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं, मध्य स्तर के द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं या उस मध्य स्तर में संचयित होते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं बीजाणुदानी यहाँ पर उपस्थित होती है। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा छोटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पर बीजाणुदानियां उपस्थित होती हैं और इन बीजाणुदानियों के बाहर की ओर अर्थात एंथर की सबसे आंतरिक भित्ति, अथवा आप कह सकते हैं कि बीजाणुदानी की बाह्य भित्ति। बीजाणुदानी की बाह्य भित्ति कब कहेंगे, जब आप एंथर में उपस्थित सतहों को अंदर से बाहर की तरफ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो अगर आप अंदर से बाहर प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपके पास बीजाणुदानी और बीजाणुदानी के बाहर एंथर की आंतरिक भित्ति उपस्थित होती है या सतह उपस्थित होती है। यह आंतरिक सतह महत्वपूर्ण सतह है और इसे हम सामान्य रूप से टेपेटम कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि प्रत्येक बीजाणुदानी के बाहर की ओर एकल स्तरीय सतह उपस्थित है। यह एकल स्तरीय सतह टेपेटम कहलाती है। टेपेटम याद रखिएगा कार्यकी के रूप में या कार्यकी की दृष्टि से टेपेटम एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना है। यहाँ पर आपको याद रखना है टेपेटम, यह संरचना टेपेटम में आप याद रखिएगा प्लॉइडी लेवल या गुणसूत्र की संख्या स्पीसीज दर स्पीसीज या प्रत्येक स्पीसीज के अनुसार परिवर्तित होती है। सामान्य रूप से ये कोशिकाएं त्रिगुणित अथवा 4n टेट्राप्लॉइड हो सकती है। उसका कारण क्या है ये हम पढ़ते हैं। तो टेपेटम में एक तो याद रखिए कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय होती है और बहुकेंद्रकीय के साथ साथ ये कोशिकाएं डिप्लॉइड के स्थान पर ट्रिप्लॉइड अथवा टेट्राप्लॉइड 3n अथवा 4n प्रदर्शित करती है। ये क्यों होती है ये हम जब डिटेल में टेपेटम के बारे में अध्ययन करते हैं तब आप स्टडी करते हैं। ये पार्ट याद रखिए। और इसके पश्चात यहाँ पर आपका स्पोरोजीनस कोशिकाएं, और ये स्पोरोजीनस कोशिकाएं धीरे धीरे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु चतुष्क लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करना प्रारंभ करती है। तो बीजाणुदानी में आप याद रखिएगा प्रत्येक लघु बीजाणुदानी में एक निश्चित अवस्था में बीजाणु जनन की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है तथा बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात यहाँ पर बीजाणु चतुष्क लघु बीजाणु चतुष्क अर्थात 4 बीजाणुओं का एक समूह आपको परिलक्षित होता है, जिसे सामान्यतः हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो भित्ति जो अभी हम पढ़ रहे थे मुख्य रूप से, अभी हम ये जो डायग्राम स्टडी कर रहे हैं ये मुख्य रूप से हम स्टडी कर रहे हैं एंथर की संरचना में एंथर की भित्ति के लिए। तो भित्ति आप याद रखिए 4 स्तरीय, बाह्य एपिडर्मिस, उसके पश्चात अंतस्टिशियम जो एंथर के स्फुटन में सहायक है, मध्य स्तर जो भोज्य पदार्थों के संचय के लिए उत्तरदायी है, और इसी स्तर से भोज्य पदार्थ टेपेटम के द्वारा पास होकर वृद्धि करने वाले या विकास करने वाले बीजाणुओं के लिए पोषण देने में उत्तरदायी होता है। टेपेटम याद रखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भित्ति की सतह है, क्योंकि यह टेपेटम ही आगे चलकर स्पोरोपोलेनिन तथा पोलेन किट
नामक 2 पदार्थों का स्त्रावण करते हैं। तो यहाँ पर ये भित्ति की संरचना आप याद रखिए। अब हम यहाँ पे जब हम भित्ति की संरचना को अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेपेटम एवं इसका महत्व, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन सेपरेटली भी आ रहा है कि टेपेटम से आप क्या समझते हैं और टेपेटम का मुख्य महत्व तथा 2 प्रकार, क्योंकि टेपेटम 2 प्रकार की होती है, अमीबॉयड टेपेटम और ग्रंथिमय टेपेटम या ग्लैंड्यूलर टेपेटम हम कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम टेपेटम का महत्व पढ़ते हैं और तत्पश्चात टेपेटम के 2 प्रकारों का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, सब हम पढ़ते हैं टेपेटम के प्रकार व महत्व। टेपेटम आप याद रखिए, जब टेपेटम पढ़ रहे हैं फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। टेपेटम एंथर की भित्ति की आंतरिक सतह है अथवा जो लघु बीजाणुधानी है उसके चारों ओर पाई जाने वाली सतहों में सबसे बाह्य सतह टेपेटम कहलाती है। टेपेटम के जब आप प्रकार पढ़ते हैं तो टेपेटम मुख्यतः 2 प्रकारों में विभेदित होती है। एक आपका है अमीबॉयड टेपेटम तथा दूसरा जो प्रकार है इसे हम सामान्य रूप से कह रहे हैं अमीबॉयड टेपेटम के पश्चात दूसरा प्रकार आपका है ग्रंथिमय टेपेटम अथवा ग्लैंड्यूलर टेपेटम भी आप कहते हैं। मुख्य अंतर देखिए दोनों में। अमीबॉयड टेपेटम में टेपेटम की कोशिकाएं आपस में संलयन द्वारा अमीबा के समान अनियमित आकार की संरचना का निर्माण करती है। दूसरा, यह टेपेटम बहुकेंद्रकीय व ट्रिप्लॉयड अथवा टेट्राप्लॉयड होती है। मुख्य कार्य इस टेपेटम का है पोषण प्रदान करना। तो अमीबॉयड टेपेटम का मुख्य कार्य पोषण प्रदान करना होता है। जब आप ग्रंथिमय टेपेटम पढ़ते हैं, ग्रंथिमय टेपेटम अर्थात कि टेपेटम की कोशिकाएं किसमें विकसित हो गई या परिवर्तित हुई है, मुख्य रूप से ग्रंथि के समान संरचना में। तो टेपेटम की कोशिकाएं यहाँ पे याद रखिए, टेपेटम की कोशिकाएं स्वभाव में स्त्रावण अथवा स्त्रावी होकर ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। ये पार्ट याद रखिए। दूसरा, यह टेपेटम आपका कैसे होगा, एक केंद्र की। तो टेपेटम की जो कोशिकाएं हैं, टेपेटम सामान्यतः द्विगुणित व एक केंद्र की होता है। केंद्रक ग्रंथिमय ऊतक में आपने पढ़ा है, केंद्रक हमेशा आधार पर, तो ये कोशिकाएं एक केंद्र की ही होती है। नेक्स्ट आप याद रखिए, जो मुख्य कार्य है ग्रंथिमय टेपेटम का, ग्रंथिमय टेपेटम का मुख्य कार्य विभिन्न पदार्थों का स्त्रावण करना है। तो विभिन्न प्रकार, जो स्पोरोपोलिनिन आप पढ़ रहे हैं, पॉलिन किट पढ़ रहे हैं, ये जो मुख्य रूप से परागकणों पे स्त्रावित होते हैं, ये पदार्थ किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं, टेपेटम के द्वारा। जब आप इनकी संरचना पढ़ते हैं तो ये 4 स्तर हम पूरे भित्ति के लिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए बाह्य भित्ति है आपकी, एपिथीशियम, एपिथीशियम के बाद आंतरिक स्तर है जो कि लगभग अंडाकार या डंबल शेप कोशिकाओं से निर्मित कोशिका है। एंथस्थीशियम, एंथस्थीशियम के बाद आपकी मध्य स्तर उपस्थित होता है। मध्य स्तर सामान्यतः 3 से 4 स्तरीय भित्ति होती है। भोजन के संचय के कारण यहाँ पर कोशिकाएं याद रखिए आकार में चपटी होती है तथा मध्य स्तर में संचित भोजन ही टेपेटम के द्वारा बीजाणुधानी में
विकसित होने वाले बीजाणुओं को स्थानांतरित होता है। अब यहाँ पर देखिए जो सामान्यतः टेपेटम की कोशिकाएं हैं, ये टेपेटम की कोशिकाएं इस तरह से यहाँ पर उपस्थित होती है, परंतु जब अमीबॉयड टेपेटम का निर्माण होता है उस दौरान यह टेपेटम की कोशिकाएं भित्ति से पृथक होकर कोशिका भित्ति अथवा एंथर की भित्ति से पृथक होती है तथा बीजाणुदानी की गुहिका में 2 अथवा 3 कोशिकाएं टेपेटम की एक दूसरे के साथ संलयन करती है। संलयन के दौरान इनकी कोशिका भित्ति धीरे धीरे नष्ट होती है और परिणाम स्वरूप एक अनियमित आकार की संरचना जिसमें 2 अथवा 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं का निर्माण होता है। और इस तरह का जो टेपेटम जो अनियमित आकार का है, कोशिकाओं के संलयन के कारण निर्मित है, इसे आप अमीबॉयड टेपेटम कहते हैं। कुछ समय पश्चात यह केंद्रक सामान्यतः संलयन होते हैं और संलयन के द्वारा बहुगुणित कोशिका या बहुगुणित टेपेटम का निर्माण करते हैं। तो ये पार्ट याद रखिएगा। दूसरा जब आप पढ़ते हैं तो ग्रंथिमय टेपेटम कभी भी आप याद रखिएगा भित्ति से पृथक नहीं होते हैं। ग्रंथिमय टेपेटम सदैव एंथर की जो भित्ति है, एंथर की भित्ति से ही लगे हुए पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, ये 3 से 4 स्तरीय मध्य भित्ति, ये पार्ट। एंड टेपेटम देखिए जब ग्लैंडुलर में परिवर्तित होती है तो इसमें ग्रंथि के समान संरचनाओं का विकास होता है और यह टेपेटम मुख्य रूप से याद रखिएगा केंद्रक आधार पर एक केंद्रक तथा पूर्ण विकास तक बीजाणुओं के अथवा लघु बीजाणुओं के पूर्ण विकसित होने तक अर्थात लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया समाप्त होने तक यह टेपेटम पूर्ण रूप से एंथर की भित्ति से ही संलग्न होती है। और तथा यहाँ पर आपकी बीजाणुदानी में बीजाणुओं के चतुष्क का अर्थ है 4 बीजाणुओं का समूह जिसमें 3 बीजाणु एक सतह पर एवं चौथे बीजाणु दूसरी सतह पर उपस्थित होते हैं। तो बीजाणु चतुष्क का निर्माण होना यहाँ पर प्रारंभ होता है। तो ये टेपेटम के 2 प्रकार आपको याद रखने हैं। यहाँ पर लेबलिंग नहीं की है, ये फिर याद रखिए। ये बाह्य एपिडर्मिस अथवा एपिथीशियम, यह स्तर आपका दोनों तरफ है अंतस्थिशियम। चपटी कोशिकाओं के स्तर को हम कह रहे हैं मध्य स्तर अथवा मिडिल लेयर। और फिर ये जो जोन बता रहे हैं यहाँ पर एमीबॉयड टेपेटम जो भित्ति से पृथक होता है और ग्लैंडुलर अथवा ग्रंथिमय टेपेटम जो भित्ति से संलग्न होता है। अब हम पढ़ते हैं टेपेटम का मुख्य कार्य। जब आप टेपेटम के कार्य का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर देखिए टेपेटम का महत्व अथवा टेपेटम का कार्य आप कह सकते हैं। टेपेटम के कार्य अथवा टेपेटम के महत्व को बोर्ड के लिए प्लस नीट के लिए प्रिपेयर करिएगा। फर्स्ट टेपेटम का कार्य है मुख्य रूप से पोषण को बीजाणु को उपलब्ध कराना। तो पोषक पदार्थ जो मध्य भित्ति में उपस्थित होते हैं वो पोषक पदार्थ टेपेटम द्वारा विकसित होने वाले बीजाणुओं को स्थानांतरित होते हैं। दूसरा मुख्य कार्य याद रखिएगा स्पोरोपोलेनिन का निर्माण। महत्वपूर्ण भाग स्पोरोपोलेनिन, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो स्पोरोपोलेनिन आपको दिया है परागकण की संरचना तथा परागकण द्वारा नरयुग्मकोद्भिद के विकास का जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है उस भाग में आपको स्पोरोपोलेनिन का वर्णन एनसीईआरटी में मिलता है। तो स्पोरोपोलेनिन का स्त्रावण, स्पोरोपोलेनिन क्या है ये याद रखिए। स्पोरोपोलेनिन का स्त्रावण, स्पोरोपोलेनिन परागकण की अथवा परागकणों की बाह्य भित्ति पर जमा अथवा डिपॉजिट होता है। और बाह्य भित्ति अथवा एक्साइन परागकण का आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं वहां पे कांटेनुमा अतिवृद्धि, वह जो कांटेनुमा अतिवृद्धि परागकणों की बाह्य भित्ति में है
वह मुख्य रूप से स्पोरोपोलेनिन के जमा होने के अथवा डिपोजिशन के कारण पाई जाती है। नेक्स्ट आप देखिए जो स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन उच्च ताप, दाब, विभिन्न प्रकार के विकर अथवा एंजाइम्स, पीएच के प्रति रोधक होते हैं। और यही एक रीजन है, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि एक अकेला ऐसा पौधों में अथवा बीजाणुओं में पाया जाने वाला एक ऐसा रासायनिक तत्व जो कि उच्च ताप के प्रति, दाब के प्रति, विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के प्रति, एंजाइम्स के प्रति, अम्लीय पीएच, क्षारीय पीएच के प्रति प्रतिरोधक होते हैं अथवा रोधक होते हैं। परिणाम स्वरूप जब भी परागकण जीवाश्म के निर्माण में जाते हैं, पौधों का अगर कोई भी भाग जीवाश्म निर्माण में जाएगा तो सर्वप्रथम परागकण में सबसे अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है जीवाश्म में परिवर्तित होने की। उसका मुख्य कार्य है उनकी बाह्य सतह पर स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति पाई जाती है। तो एक ये याद रखिए, और स्पोरोपोलेनिन आपको याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन परागकणों को क्या प्रदान कर रहे हैं? स्पोरोपोलेनिन याद रखिए परागकणों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेकेंड आपका अनदर केमिकल कंपाउंड या रसायन जो टेपेटम के द्वारा स्रावित होता है, इसे हम सामान्यतः कहते हैं पोलेन किट। पोलेन किट आप याद रखिएगा, पोलेन किट जब आप पढ़ रहे हैं तो यह पोलेन किट केवल कीट परागित पुष्पों में उपस्थित होता है। उसका मुख्य कारण है कि पोलेन किट आप याद रखिएगा पराग कणों को चिपचिपा अथवा स्टिकी आप कह रहे हैं तो चिपचिपी संरचना प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से याद रखना है आपको कि पोलेन किट क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का रसायन जिसके कारण जब यह परागकणों पे उपस्थित होगा तो परागकण स्टिकी अथवा चिपचिपे होते हैं और परिणाम स्वरूप ये परागकण आसानी से कीटों के माउथ पार्ट्स पे, उनके विंग्स पर अटैच होते हैं या कीटों की बॉडी पर अटैच होते हैं और एक पुष्प के, एक एंथर से दूसरे पुष्प, समान प्रजाति के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा अथवा वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। तो कीट परागण प्रदर्शित करने वाले पुष्प के परागकणों में एक विशिष्ट चिपचिपा रासायनिक पदार्थ पोलेन किट होता है और यह पोलेन किट भी याद रखिए किसके द्वारा निर्मित होता है? टेपेटम के द्वारा। इसके पश्चात टेपेटम याद रखिए एक अन्य शर्करा का निर्माण करता है। यह शर्करा होती है कैलोज। कैलोज आप याद रखिए, कैलोज शर्करा के द्वारा बीजाणु चतुष्क के रूप में जुड़े होते हैं। अर्थात जो 4 बीजाणु हैं, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होने पर 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये 4 लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं चतुष्क के रूप में। चतुष्क का एक सामान्य प्रकार इस प्रकार भी मिलेगा अथवा चतुष्क में टेट्राइड्रल चतुष्क आप कहते हैं। 3 जो बीजाणु, यहाँ पर आकार थोड़ा छोटा बड़ा बन रहा है बीजाणुओं का, तो यहाँ पर याद रखिए जो 4 बीजाणु है, 4 बीजाणुओं में से 3 बीजाणु एक सतह पर और जो चौथा बीजाणु है वो इन 3 बीजाणुओं के एग्जैक्टली सेंटर में, परंतु दूसरी सतह पर, एक सतह से आपको 3 बीजाणु और दूसरी सतह पर आपको केवल 1 बीजाणु परिलक्षित होता है। तो ये अलग अलग इनके क्या है, आपके विन्यास होते हैं कि चतुष्क का जब निर्माण होता है तो लघु बीजाणु किस प्रकार से विन्यस्त होते हैं। और जब ये विन्यास आप पढ़ते हैं लघु बीजाणुओं का
तो 4 लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उनके योजन के लिए आपको याद रखना है कैलोज शर्करा की आवश्यकता होती है। तो कैलोज भी आप याद रखिए किसके द्वारा स्रावित होता है, टेपेटम के द्वारा। ये पार्ट आप याद रखिएगा, ये टेपेटम का जो महत्व है उसके लिए आपको याद रखना है। तो मुख्य रूप से जो आज हमने पढ़ा है एंथर की संरचना, क्योंकि एंथर आपका पुष्पीय पौधों में अगर हम प्रजनन पढ़ रहे हैं तो नर जननांग अथवा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम पढ़ते हैं, तो उसमें एंड्रोशियम आपने पढ़ा था कि मुख्य भाग है, और एंड्रोशियम में एंथर आपको याद रखना है। जो पढ़ना है वो आपको एक इकाई की संरचना पढ़ना है। तो इकाई में हम मुख्य रूप से किसकी संरचना पढ़ते हैं, एंथर की। एंथर 2 भागों से निर्मित है, क्योंकि भित्ति का अपना स्वयं के महत्व होता है। तो भित्ति के जो 4 स्तर हैं उन 4 स्तरों का आज आपने महत्व देखा है और मुख्य रूप से आपने पढ़ा है टेपेटम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बीजाणुदानी में होने वाली संरचनाएं या होने वाले परिवर्तन। तो जो 4 बीजाणुदानियां हैं वो एक ही समय पे याद रखिएगा। चारों बीजाणुदानियां लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करने के पश्चात प्रत्येक लघु बीजाणुदानी में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा अनेक लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो वह प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन की कैसे संपन्न होती है तथा परागकणों की संरचना क्या है, ये जो भाग है हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक चैनल के साथ कनेक्ट रहना है, और जो स्टूडेंट्स नए ज्वाइन कर रहे हैं आज से उन सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस, और नेक्स्ट सेशन तक स्टे ब्लेस्ड, stay motivated and work hard.